हाँ जी। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बैंकिंग लॉ से रिलेटेड। बैंकिंग लॉ में जो लेटेस्ट एक्ट आए हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। एक है आपका रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट। ये एक्ट आया था 1993 में। 1993 का ये एक्ट है। इसके बाद में एक और एक्ट आया दैट इज कॉल्ड सिक्रेटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। जिस तरीके से नाम शो हो रहा है, पहला एक्ट है वो हर तरीके की रिकवरी ऑफ डेट से रिगार्डिंग है, जबकि दूसरा एक्ट है सिक्योरिटी वाली डेट से रिलेटेड। ऐसी डेट जिनके अगेंस्ट में कोई असेट मॉर्गेज रखी हो, प्लेज रखी है, हाइपोथिकेट करी हो, उन असेट्स में ये सेकेंड एक्ट अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज फर्स्ट एक्ट अप्लीकेबल होगा, है ना। चलिए अब आ जाते हैं सेक्शन 2। इस सेशन में हम आगे जो रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट है उसको एक्ट ऑफ 1993 के नाम से कॉल करेंगे, जबकि जो सिक्रेटाइजेशन एक्ट है उसको 2002 के एक्ट के नाम से कॉल करेंगे, और उस अकॉर्डिंगली ही हम आगे का सेशन चालू करने वाले। तो जो 1993 का एक्ट है वो सभी प्रकार की डेट को कवर करता है, जबकि ये सिर्फ सिक्योर्ड डेट के लिए ही है। सिक्योर्ड डेट मतलब जहां पर लोन देने के लिए कोई चीज मॉर्गेज करी हो, हाइपोथिकेट करी हो या फिर प्लेज करी हो, ऐसे केसेस में ही 2002 का एक्ट एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज 1993 के एक्ट के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। 1993 के एक्ट में एक बात और इंपॉर्टेंट दे रखी है कि ये एक्ट तभी लागू होगा और डीआरटी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को जुरिस्डिक्शन तभी लाए करेगा जब डेट अमाउंट 10 लाख से ऊपर। अगर 10 लाख से कम है तो ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फाइल करना पड़ेगा सिविल सूट। अगर लोअर देन दिस है तो, अगर 10 लाख से कम का है तो आपको सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा। एक बात समझ में आ गई, एक अनसिक्योर्ड डेट के लिए है या किसी भी तरीके की डेट के लिए है, और दूसरा सिर्फ सिक्योर्ड एक्ट, ये दोनों में डिफरेंस है। एक बात हमें और यहां से समझ में आई है कि 1993 का एक्ट सभी प्रकार की डेट के लिए लागू होता है, बस 10 लाख से ऊपर होना चाहिए वो अमाउंट। और दूसरा 2002 का जो एक्ट है ये सिर्फ सिक्योर्ड डेट के लिए ही एप्लीकेबल होता है ना। चलिए अब आ जाते हैं आगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब हम समझेंगे प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया है 2002 के एक्ट में और क्या प्रक्रिया है 1993 के एक्ट में। तो ओरली मैं बताना चाहूंगा, ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो रिस्ट्रेंट है ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग को लेकर के, है ना। तो 1993 का जो एक्ट था वो मोर और लेस सिविल सूट जैसे ही था कि अगर बैंक कोई अमाउंट रिकवर करना चाहती है तो उसको उसके लिए सेक्शन 19 एक्ट ऑफ 1993 इसके अंदर एप्लीकेशन फाइल करना पड़ती थी डीआरटी के समक्ष। डीआरटी के समक्ष एप्लीकेशन फाइल करना पड़ती थी कि हमें ये अमाउंट रिकवर करने की परमिशन दी जाए। फिर उसके बाद में वो प्रॉपर्टी का पोजीशन लिया जाता था, पोजीशन लेकर उसे ऑक्शन किया जाता था और एक लंबी लेंदी प्रोसेस होती थी। इस प्रोसेस को और कर्टल करने के लिए और छोटा बनाने के लिए ऐसे केसेस में जहां सिक्योर्ड डेट, क्योंकि सिक्योर्ड डेट है तो कुछ उसका बेनिफिट भी मिलना चाहिए, तो लेकिन हो यह रहा था कि उनको कोई बेनिफिट मिल नहीं पा रहा था। तो क्रेडिटर्स के राइट को सिक्योर्ड करने के लिए जो एक्ट आया 2002 का, उसने क्रेडिटर्स को, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, उन्हें एम्पावर कर दिया कि वो डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो चाहे तो उस प्रॉपर्टी का पोजीशन ले ले और बाद में उसे ऑक्शन करके अपना अमाउंट रिकवर कर ले। ये एम्पावर करने के लिए एक्ट आया है 2002 का। बट इसमें सिर्फ यह है कि उन्हें प्रॉपर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ अडॉप्ट करना है, वो बिना लॉ को फॉलो करे ये स्टेप्स नहीं ले सकते, ऑक्शन नहीं कर सकते। उन्हें लॉ को फॉलो करना है और लॉ को फॉलो करते हुए अगर ऑक्शन करते हैं और सेल होता है तो दैट विल बी लीगल। अगर कहीं पे भी प्रोसीजरल डिफेक्ट रह जाता है तो उस आधार पे जो है वो डीआरटी उस पूरे प्रोसेस को, जो प्रोसेस गलत हुआ है उस प्रोसेस को क्वेश कर सकती है। तो यहां से हमें दो चीज समझ में और आती है, वो ये है कि ये जो केसेस हैं ये सिविल सूट से बहुत अलग है और इनमें रिलीफ मांगने का तरीका बहुत अलग है, क्योंकि इसके अंदर आप बेसिकली चैलेंज क्या करते हो, जो मेजर्स बताए हैं, मतलब जो स्टेप्स बताई है अंडर द एक्ट ऑफ
2002 कि ये स्टेप गलत है, ये मेजर गलत है, ये इलीगल है, ये आपको शो करना है। अगर आप ये शो करने में सक्षम रहते हैं कि मेजर्स वर इलीगल, नॉट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, तो सिर्फ उस आधार पे वो पर्टिकुलर स्टेज को क्वेश्चन कर दिया जाएगा, उस पर्टिकुलर स्टेज को, उस पर्टिकुलर मेजर को क्वेश्चन कर दिया जाएगा। चलिए अब हम समझ लेते हैं सिक्रेटाइजेशन एक्ट। बिकॉज इस एक्ट में एप्लीकेशन फाइल करने के पहले आपको इसके एक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी प्रोसीजर क्या होती है और इसमें कौन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है ना। तो चलिए आ जाते हैं बेयर एक्ट पर। तो सिक्रेटाइजेशन एक्ट के एप्लीकेशन को समझने के पहले हमें सिक्रेटाइजेशन प्रोसेस को समझना जरूरी है कि किस तरीके से प्रोसेस होती है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली प्रोसेस में डिफेक्ट्स निकालना होते हैं। अगर आप डिफेक्ट्स प्रोसेस में निकाल लेते हैं तो उस आधार पर वो पर्टिकुलर प्रोसेस जो है वो क्वेश्चन हो जाती है और फिर आपको और टाइम मिल जाता है कि आप उस दौरान या तो लोन रीपे कर दें या फिर ऑक्शन में आप खुद ही उस प्रॉपर्टी को खरीद ले। ये दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या होती है प्रोसेस। तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल होती है। जैसे ही बोरोवर कोई डिफॉल्ट करता है, अगर वो 3 से ज्यादा डिफॉल्ट कर देता है, क्योंकि देखिए बैंक को भी कोई शौक नहीं रहता है कि वो आपका प्रॉपर्टी बहुत जल्दी नीलाम करे, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली डिफॉल्टर हो, अगर आप 3 कंटिन्यूस डिफॉल्ट कर देते हो, तो बैंक क्या करेगी, बैंक आपको डिफॉल्टर घोषित करेगी, आपकी प्रॉपर्टी को नॉन परफॉर्मिंग असेट एनपीए डिक्लेयर कर देगी, है ना। एनपीए डिक्लेयर करने के बाद क्या होगा कि एनपीए डिक्लेयर करने के बाद में क्रेडिटर आपको एक नोटिस सेंड करेगा अंडर सेक्शन 13 सब क्लॉज 2, और उस नोटिस में वो फुल लाइबिलिटी पे करने की डिमांड करेगा। आपसे डिमांड करेगा कि आप पूरी लाइबिलिटी, जितना पैसा आपसे लेना निकलता है वो पूरा आप पे कर दो, क्योंकि आप एक बार डिफॉल्टर बन गए हो, आपकी जो असेट है वो एनपीए डिक्लेयर हो गई है, नॉन परफॉर्मिंग असेट डिक्लेयर हो गई है। देन आपको फुल लाइबिलिटी पेमेंट के लिए कहेगा 60 डेज के भीतर, 60 डेज के अंदर आपको पूरी लाइबिलिटी, जितना आपका लोन अमाउंट है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, वो पूरा आपको 60 दिन के अंदर जमा करना होता है। इस नोटिस के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, तो इसके अंदर आपको डिटेल ऑफ डेट लिखना है, कितना उधारी बकाया है ये आपको लिखना होगा। फिर आपका क्या क्या असेट है जिसको एनफोर्समेंट, लोन का एनफोर्समेंट कराने के लिए, डेट का एनफोर्समेंट कराने के लिए यूज में लिया जाएगा, उसकी डिटेल्स यहां पर सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 के नोटिस में लिखना होगी। यह नोटिस भेजने के बाद अगर जो डिफॉल्टर है, जो बोरोवर है, वो फिर भी पेमेंट नहीं करता है, तो उस केस में एक और नोटिस 13 सब क्लॉज 4 का जो है बैंक भेजेगी, क्रेडिटर भेजेगा, और वो इस लिए होगा कि अब हम आपका पोजीशन ले रहे हैं, और उसके बाद में पोजीशन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की मदद से या फिर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की मदद से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपसे पोजीशन ले लेगा। और पोजीशन लेने के बाद क्या करेगा, पोजीशन लेने के बाद में उसकी ऑक्शन की तैयारी करेगा। ऑक्शन की तैयारी में क्या होता है, पेपर पब्लिकेशन होता है, पब्लिक को कॉल किया जाता है कि आप आओ और बोली लगाओ। बोली लगाने के बाद जो हाईएस्ट बीडर होगा, जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई होगी, उसे 25% अमाउंट सेम डे पर डिपॉजिट करना है, उसी वक्त हाथों हाथ। जैसे हाईएस्ट बीड हुई, ये डिक्लेयर हो गया कि ही इज द हाईएस्ट बीडर, वैसे ही उसको 25% अमाउंट ऑन टेबल वहीं के वहीं देना होगा। अगर वो नहीं देता है तो वो बिड नहीं मानी जाएगी, वो ऑक्शन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। 25% अमाउंट सेम डे देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देता है और फिर भी बैंक उसके फेवर में कुछ चीज ग्रांट कर देती है, उसे कोई सहायता दे देती है, किसी तरीके से उसकी हेल्प कर देती है, तो दैट इज अ डिफेक्ट, दैट इज अ डिफेक्ट एंड दैट कैन बी चैलेंज्ड इन एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 17 ऑफ सिक्रेटाइजेशन एप्लीकेशन एक्ट, है ना। और 25% अमाउंट डिपॉजिट करने के बाद जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो आने वाले 15 दिन के अंदर, आने वाले 15 दिन में आपको पूरा अमाउंट डिपॉजिट करना है। यहां ध्यान देने की बात यह है कि ये 25% सेम डे पर, ये 25% सेम डे पर ही जमा करना होगा। बैंक जो सक्सेसफुल बीडर है उसकी कोई मदद नहीं कर सकती, ये नहीं कह सकती कि 15 दिन बाद ये 25% जमा कर देना, है ना, ऐसा नहीं बोल सकती। और ना ही ये कर सकती कि इस 15 दिन को वो 1 महीना कर दे। अगर बैंक ऐसा करती है, कई बार बैंक ऐसा कर देती है, लेकिन अगर ऐसा बैंक कर रही है तो ये पूरा ऑक्शन जो है ना, ये क्वैश किया जा सकता है, ये पूरा ऑक्शन क्वैश किया जा सकता है, ये ऑक्शन ही खत्म हो जाएगा अगर बैंक ऐसा करती है तो बैंक ने ऐसा नहीं करना है। ओके, अगर ऐसा करती है तो दैट इज अ ग्राउंड
टू फाइल एप्लीकेशन अंडर 17। सेक्शन 17 के यही आधार होते हैं कि आपको मेजर्स को चैलेंज करना है कि जो स्टेप्स बैंक ने लिए हैं वो गलत लिए हैं। अगर आप ये बता देते हैं, ये बताने में सक्षम रहते हैं, तो वो पर्टिकुलर प्रोसेस, वो पर्टिकुलर मेजर कोर्ट मतलब डीआरटी क्वेश कर देती है ना। तो अभी तक हमने पूरी प्रोसेस समझी शॉर्ट में, जल्दी जल्दी, कि किस तरीके से जो है प्रोसेस होती है। और इससे हमें यह भी समझ में आ गया है कि सेक्शन 17 में जो एप्लीकेशन फाइल करता है वो बोरोवर करता है, क्योंकि अदरवाइज बैंक को तो इस एक्ट ने अधिकार देके रखा है कि वो पोजीशन लेकर के ऑक्शन करा करके अपना पैसा वसूल ले। बट यहां पर जो मेजर्स है, जो स्टेप्स बैंक ने लिए हैं, उसे चैलेंज कर सकता है बोरोवर। हाँ, तो ये एप्लीकेशन फाइल होती है बोरोवर के द्वारा, है ना। तो चलिए अब हम समझेंगे नेक्स्ट सेशन में कि किस तरीके से सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन फाइल की जाती है। थैंक यू वेरी मच।